Hello student, this is Pragati and once again welcome to विरासत एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति आपका एक बार फिर से विरासत एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये था कि मैम आप एक बार प्लीज़ फिर से सिलेबस रिवाइज कर दीजिए। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है और एक्चुअल में आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ जाइए और हमारे जो प्लेलिस्ट पे आप इकोनॉमिक्स के आप जिस भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है और हमें अभी क्या क्या और पढ़ना है। उसके बाद फिर हम अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको सीयूटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो आपके यूजी के सिलेबस है और जो आपके पीजी के सिलेबस है, बेसिकली हम आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ही बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओके एक सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये जो सिलेबस है ये क्लास 12 का है। आपको बेसिकली सीयूटी यूजी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस सिलेबस के थ्रू जाएंगे और जो पीजी के लिए हैं उसके लिए आपका ये वाला सिलेबस है। ठीक है, ठीक है, सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स है और इसका जो कोड है COQP10। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले हम बच्चों यूजी के सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आपको पीजी के बच्चों के लिए बताएंगे। तो जो बच्चे बेसिकली यूजी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वो क्या करेंगे वो इस सिलेबस से तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको बेसिकली 12 का ही पूरा इकोनॉमिक्स आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी का ही ये बेसिकली आपका सिलेबस है और इसके थ्रू जितना मैंने आपको पढ़ाया है या और भी जो टीचर्स आपके क्लासेस ले रहे हैं उसको आप लेक्चर्स देखिए और टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं वो सभी हम आपको बता रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते जाइए। तो चलिए एक बार हम आपको सिलेबस दिखा दें। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देखो कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, 50 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें कि आपको बच्चों 40 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, आई थिंक इसका बैकग्राउंड इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो सबसे पहले इसमें आपका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैंने आपको बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है। ये एक स्मॉल यूनिट के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो क्या करता है, एक लार्ज लार्ज या फिर ग्रुप जो किसी भी एक ग्रुप का, किसी भी एक बहुत बड़ी बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज मिल जाए, जब एक स्टडी एक किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में अध्ययन करते हैं हम उसके इकोनॉमिक बिहेवियर की, जैसे एक इंडस्ट्री, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, इसके हम आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, और जब हम एक पूरे इकाइयों का अध्ययन करते हैं, समग्र अध्ययन करते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक व्यवहार का, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डालते हैं। तो बेसिकली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में और कुछ मैंने आपको डेफिनीशंस भी बताई हैं, तो आपके इसमें जो डेफिनीशंस है वो सारी चीज़ें भी आप क्लियर रखिए। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपका बेसिकली क्या है, ठीक है
तो मैंने आपको बताया था कि जो संसाधन है इकोनॉमिक्स में वो क्या है, सीमित संसाधन है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो हमने इसमें आपको बताया कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, ठीक है, कैसे करें और किसके लिए करें, ठीक है, किसके लिए करें, ठीक है, किसके लिए करें। तो क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, यही है आपका जो मेजर आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, इसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो भी हमने आपको पढ़ाई हैं या जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो सभी टॉपिक वाइज करके आपको 1 या 2 लेक्चर्स में आपको हम लोगों ने कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास किया है, और आप जाइए उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। फिर आपका आता है सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ठीक है, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग का सिद्धांत। तो इसमें आपको जो उपभोक्ता कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, तो बच्चों मैंने आपको 2 तरीके से इसमें हमने आपको बताया है कि जो कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, एक वन कमोडिटी केस में बताया है जहाँ पे उसका जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके प्राइस के बराबर होती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जब हम 2 कमोडिटी के केस में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिताओं का जो क्या कहते हैं अनुपात होगा वो उसके रेशियो के ही बराबर, उनके रेशियो के ऐसे बराबर होगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, इसमें ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई, हमने क्या लिखा, पी एक्स बाई पी वाई। तो हमने क्या बताया कि जो उपभोक्ता होता है अपना जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब जो भी उसके पास इनकम है, जो भी उनके उसके पास आय है, तो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि सभी वस्तुओं से, ठीक है, ताकि द्रव्य की जो अंतिम इकाई है, ठीक है, उसको जो वो खर्च कर रहा है उसके व्यय से जो प्राप्त उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए उसके लिए समान हो, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से आप देखिए, ठीक है। हमारा विरासत एकेडमी का ऐप भी है प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें आपको टॉपिक वाइज करके हर लोगों ने उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें पढ़नी है। मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, मीनिंग क्या है, उपभोक्ता कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो अपने आय से, दी हुई आय से वो क्या है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, ठीक है। और अधिकतम संतुष्टि वो कब प्राप्त करेगा, जब उसका जो सीमांत उपयोगिता है वो वस्तु के कीमत के बराबर होती है, ठीक है। अब क्या है कि थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी केस, आपका जो मार्शल वाला है, ठीक है, जो हम मार्शल का अप्रोच आपको मैंने बताया है 1 कमोडिटी केस में, जिसमें हमने आपको बताया है कि उपयोगिता गणनावाचक है और क्या है, उपयोगिता क्रमवाचक है। 2 तरीके से मापा जा सकता है। तो जो गणनावाचक है वो बेसिकली वो 1 कमोडिटी ही केस में आपको देखने को मिलेगा। और जब हम क्रमवाचक की बात कर रहे हैं, जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, तटस्थता वक्र की बात करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने आपको 2 वस्तु के केस में बताया है, ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको इसमें एक चीज़ मैंने और भी आपको बताया है, कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन वो बच्चों वो पीजी के स्टूडेंट के लिए, पीजी के स्टूडेंट मतलब जो पीजी का एग्ज़ाम देने जा रहा है एंड दे हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो जो डिमांड है, डिमांड में आपको पढ़ना है मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल डिमांड है, इसमें जो आपका जो मार्केट डिमांड पढ़ना है ना, ये बेसिकली आपका जो इंडिविजुअल डिमांड है, जैसे आप किसी वस्तु की मांग करेंगे, ठीक है, हम किसी वस्तु की मांग करेंगे, तो कहने का मतलब है कि जो आपका इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है, उसी के आपके हॉरिजॉन्टल समेशन से हमने आपको बताया कि वही मार्केट डिमांड
है, ठीक है। और मार्केट डिमांड ये बेसिकली प्राइवेट गुड्स के हैं। प्राइवेट गुड्स मतलब क्या है कि हम जो वस्तुओं के लिए जिसके लिए हम पे करते हैं, पब्लिक गुड्स के रेफरेंस में हमें इसको नहीं पढ़ना। मार्केट डिमांड हमें प्राइवेट गुड्स के केस में पढ़ना है, ठीक है। इसको बहुत सिंपल समझिए कि हम जो इंडिविजुअल डिमांड करते हैं उसके समेशंस को ही, उसके हम क्षैतिज योग को, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल समेशंस को हम क्या कह रहे हैं कि आपका ये मार्केट डिमांड कह रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स में ऑफ डिमांड क्या क्या है, जैसे हमने बताया था आपको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, ठीक है। जो कि डिमांड डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है निर्धारक तत्व, ठीक है, जो मांग के निर्धारक तत्व होते हैं। तो मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लो कि प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, किसी वस्तु का जो कीमत होता है वो, ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि इनकम, ठीक है, उपभोक्ता की इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक, मतलब उसके जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उसकी कीमतें। तो और उसके बाद हमने आपको इस तरह करके 10 फैक्टर बताए, लेकिन बेसिकली इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ इटसेल्फ, ठीक, दूसरा उस उपभोक्ता की आय, और तीसरा जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डिमांड्स की। हमने क्या क्या आपको बताया था, जलवायु बताया था, मौसम बताया है, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखते रहे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 3 है। फिर आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है कि जैसे हमने आपको बताया कि डिमांड शेड्यूल्स के ही द्वारा, ठीक है, हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्या हम वस्तु कितनी मात्रा का डिमांड करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर प्राइस 2 रुपये हो जाएगा, तब कितनी मात्रा का हम डिमांड करेंगे, ठीक है। वैसे ही क्या है कि मान लो 3 रुपये अगर किसी वस्तु की हो जाती है, तब हम कितनी मात्रा का डिमांड करते हैं। तो विभिन्न कीमतों पर हम वस्तुओं की विभिन्न मात्रा मांगते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों, आप जब बाजार में जाते हो और फ्रूट्स खरीदने जाते हो, ठीक है, अगर मान लो फ्रूट्स मान लो सेब खरीदने जा रहे हो, सेब आपको 10 रुपये, सॉरी 10 रुपये तो नहीं मिलता है यहाँ पे, मान लो कि 100 रुपये केजी मिल जाए, तो आप 2 किलो खरीद लोगे। मान लो 50 मिल जाए, 3 किलो खरीद लोगे। मान लो 200 रुपये हो जाए तो भाई आधा किलो खरीद लोगे, ठीक है। ये आपके जितनी आपको आवश्यकता है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो 500 रुपये भी रहेगा तो भी आपको खरीदना ही खरीदना है। तो ये नहीं है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 3 आपके जो क्वेश्चंस है, मैंने आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे थे, तो 3 मेजर आपके फैक्टर्स हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर आपका क्या है कि डिमांड शेड्यूल में आपको बता रहे। तो डिमांड शेड्यूल क्या है कि जो भिन्न भिन्न प्राइजेस होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्राइजेस पे हम जो विभिन्न जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसी को लेकर के अगर हम एक टेबल फॉर्म में दिखाते हैं तो उसे डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका कहते हैं। और मांग तालिका को ही अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका बच्चों, डिमांड कर्व बन जाता है, ठीक है। अब आता है मूवमेंट अलोंग द शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, तो जब अगर कोई डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है, जैसे कि ये डिमांड कर्व पे ही, अलोंग डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो मतलब मांग में संकुचन हो रहा है या मांग में एक्सपेंशन इन डिमांड, या फिर मांग में विस्तार हो रहा है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन मांग में और मांग में जो विस्तार है वो जब हम एक ही कर्व पे रहते हैं तो हम उसको इस तरह से कहेंगे। और अगर मान लो कि जब डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होता है, जैसे अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो मतलब डिमांड हमारा बढ़ रहा है, डिमांड हमारा बढ़ रहा है मतलब हमारा मान लो हो सकता है कि इनकम व्यक्ति की चेंज हो जाए, ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन हो गया तो पूरा का पूरा हो सकता है कि उसका प्रेफरेंसेस ही चेंज हो जाए। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर शिफ्ट हो सकता है। तो शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व का मतलब ये होता है कि जो प्राइजेस हैं, ठीक है,
प्राइजेस ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि उस वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य किसी चीज में अगर परिवर्तन होता है तो वो शिफ्ट इन डिमांड हो जाता है, और अगर उसके ही प्राइजेस में चेंजेस होता है तो वो एक इस पे क्या कहते हैं, उस पे ही डिमांड पे बना रहता है। ठीक है, तो शिफ्ट मतलब डिमांड का ऊपर या नीचे, डिमांड कर्व का शिफ्ट होना, इसे शिफ्ट में कहेंगे। और अगर एक ही डिमांड कर्व पे वो मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक ही डिमांड पे हमारा अगर मूवमेंट होगा तो हम उसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है, और इससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत ही जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और ये टॉपिक में क्या क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है, सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से बताई है। और आप भी अपने बुक्स में नोट्स बना करके पढ़ते रहिए। ठीक है, दूसरा है चीज़ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कीमत लोच, तो डिमांड की आपको इसमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़नी है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ मांग की लोच पढ़नी है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, मांग का मूल्य लोच क्या होता है, तो जब हम किसी भी जो मांग है उसका मूल्य लोच क्या है कि रिस्पॉन्सिवनेस, आपका जो लोच है, जो इलास्टिसिटी है वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई रबड़ है, अगर हम उसको खींचते हैं तो फिर हम उसको छोड़ेंगे तो कितना वापस आएगा, वो उसके पहले खींचने पर ही निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी जो लोच होती है वो रिस्पॉन्सिवनेस बताती है। रिस्पॉन्सिवनेस किसके रिस्पेक्ट में, कि अगर प्राइजेस में चेंजेस होता है तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस होगा। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि आपका जो इलास्टिसिटी है, अगर वो मान लो कि हमारे यहाँ प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक, तो क्या कहोगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चीज़ है क्या है कि वो है इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, और इसी तरह करके मैंने आपको इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, ठीक है, इस तरह से करके मैंने आपको बताया है। फिर हमने आपको ये भी बताया। और बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, और आई थिंक ये नेट एग्जाम तक भी पूछा जाता है कि अगर मान लो कि कोई अगर रेखा हमारी एक सीधी लाइन हो तो इलास्टिसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आप इलास्टिसिटी क्या है कि ऊपर आपका इन्फिनेटिव होगा और नीचे आपका यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ पे आपका बीच में वन होगा, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन वन होगा, यहाँ पे ये लेस देन वन होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि ऊपर इन्फिनेटिव होगा, नीचे हमारा ज़ीरो होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर ये चेंज होता जाता है। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी अगर हम रेखा के नीचे आते हैं, एक सीधी रेखा के, तो वो घटती जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो कि अगर ये एक क्या हो कि ऐसा हाइपरबोला टाइप का कर्व हो तो इलास्टिसिटी आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिसिटी के आपके जितने टाइप्स हैं, ठीक है, यूनिटरी कब होगा, वन कब होगा, ठीक है, और इन इलास्टिक कब होगा, इलास्टिक कब होगा, तो ये सारी चीज़ें भी आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक मेथड। अब इसमें बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप को परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज चेंज क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या, और ज्योमेट्रिक मेथड क्या, ये तीनों ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज चेंज के थ्रू कैसे देखते हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मेथड से भी बताया है कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक, और बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। फिर बच्चों आपका आता है कि इंट्रोडक्टरी, एक सेकेंड, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स,
ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसमें फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको आपकी दूसरी मैम आपको पढ़ा रहे हैं, तो शी विल डिस्कस द दिस पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमने आपको जो जो पढ़ाया है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एंड फॉर श्योर आप वीडियोस को देखिए और आप पढ़िए। ठीक है, और ये वाला डिस्कशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैम करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।